गर्म पानी दे देना, याद से नहीं था। प्राइवेट वो कैमरा का फ्लैप घुमा देना इधर। परफेक्ट। हाय बच्चों, एक बार मुझे कमेंट में बता दो कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। टिल देन मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ये रिएक्शंस वाली चैप्टर्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 11th क्लास में है, बट कोटा में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जिसमें ऑर्गेनिक फ्लो में पढ़ाई जाती है, जहां भी ऑर्गेनिक फ्लो वाइज चलती है, चैप्टर वाइज फ्लो वाइज, तो वहां पे ये 12th में पढ़ाई जाती है। तो वी हैव स्टार्टेड द 12th ऑर्गेनिक बेसिकली, एनसीईआरटी के हिसाब से 11th में। हाइड्रोकार्बन आज हम स्टार्ट करेंगे, रिएक्शंस की फील लेना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से हर क्लास में आपके पास एवरीडे 4, 5, 6 डिफरेंट रिएक्शंस रहेंगे। उनमें से कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म होगी। अगेन मैं बोलता हूं, वही बच्चा सही कर पाएगा जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करके आ जाएगा एग्जामिनेशन में। कल मैंने एक वीडियो भी किया था कि जेईई मेंस में पेपर कैसा आ रहा है। सिलेबस रिड्यूस हुआ, ऑर्गेनिक का चैप्टर 3 हटा, इनऑर्गेनिक का चैप्टर 3 हटा और फिजिकल का भी चैप्टर 3 हट गया। तो हुआ क्या, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में देखो, उधर 3 अच्छे खासे हट गए। एस ब्लॉक 2 क्वेश्चन बन सकते थे, हाइड्रोजन हट गया, 1 क्वेश्चन बनता था वहां से। ठीक है, बाकी वो लास्ट वाले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और वो सब हटे, तो वहां से भी 1-1 क्वेश्चन बनते थे। इधर क्या है, पॉलीमर हटा, इधर क्या है, पॉलीमर हटा, दैट्स इट। ठीक है, फिर वो एक आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो आप रट रटा के जाते थे, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, वही वाला होता था। तो इसमें बहुत ज्यादा हटा नहीं है ऑर्गेनिक में। तो जेईई मेंस में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी जो पेपर हुआ ना, 8 पेपर हो गए उनके 4 शिफ्ट में, 4 दिन में 8 शिफ्ट में 8 पेपर हो गए। तो क्या हुआ, ध्यान से देखना कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है, मतलब फिजिकल से ज्यादा इनऑर्गेनिक से ज्यादा आ रहा है। ऑर्गेनिक का अच्छा वेटेज किया इस बार, और ऑर्गेनिक में से एज इट इज प्लेन सिंपल क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं। मतलब एनसीईआरटी से ही आ रहा है, कोई ट्विस्ट नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं की, सिंपल एज इट इज जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही उठा के दे रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम एनसीईआरटी कहना सही रहेगा। हाँ, मतलब अगर हम बहुत हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में जाके पीएचडी कर ली, फिर हमने पता नहीं ग्रिग्नार्ड जाके अलग से पढ़ा है, फिर हमने पता नहीं क्या क्या जो एनसीईआरटी में नहीं वो सब पढ़ लिया, और लास्ट में एग्जामिनेशन में गए कि अरे सर हम तो अब बहुत महान जगह से पढ़ के आ गए हैं, बहुत महान महान चीजें पढ़ी है, बहुत महान महान मास्टरों से पढ़ा है, बहुत महान महान ज्ञान आ गया हमारे अंदर, तो उतना ही कम नंबर आएगा। रीजन उतना ही कम, क्योंकि एनसीईआरटी पूछेगा वो जो लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना, वो महान चीजें पढ़ने में छूट जाता है, वो नहीं हो पाता है। तो महान चीजें हम नहीं पढ़ेंगे पहली बात तो। ठीक है, अगर आपको मैं निराश करूं तो आपके पास सुभाष सर का ऑप्शन है, सुधांशु सर का ऑप्शन है, हमारे पास ही। अदरवाइज आप अपने समय वेस्ट ना करो। मैं पहले बता रहा हूं कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये नहीं है कि मेरे से पढ़ो, मेरे को पॉपुलर करो, मैं बड़ा बन जाऊं, आप बड़े बनो, उल्टा तो हो ही जाएगा। मैं तो बन ही जाऊंगा किसी भी तरह से। खैर, महान नहीं पढ़ाऊंगा मैं, बहुत अलग से डिफिकल्ट बना के नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ, लेकिन वो सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में। हर एक वर्ड, लाइन, डॉट, कॉमा फील होगा। यहां से ऑर्गेनिक को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा। अब कुछ लोगों के मन में जो डाउट होगा, आपके कमेंट देखने से पहले ही बता देता हूं बच्चों, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर वो कन्फर्मर वाला कल खांसी हो रही थी, छूट गया था, तो वो रिकॉर्डिंग कल शाम तक मैं कोशिश किया, नहीं हो पाया, आज शाम तक रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा। ठीक है, हार्डली आधे घंटे का, हार्डली, ठीक है, डाल दूंगा, साइक्लो कन्फर्मर्स एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, आइए तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन चैप्टर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये इस चैप्टर के अंदर 4 अलग अलग चैप्टर्स हैं। कौन कौन से, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, फोकस्ड स्टार्ट करते हैं। अगले 1 घंटे तक पूरा कंसंट्रेशन के साथ यहां पढ़ेंगे। आज हम 2-3 रिएक्शंस देखो कैसे आपको करा देते हैं बहुत अच्छे से।
आ जाओ। तो सर सबसे पहले आप देखोगे हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें बच्चों हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर कोई मिला के 4 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ना है। पहला चैप्टर जो है आपका हाइड्रोकार्बन के अंदर वो एल्केन है। इसी को पढ़ने में बच्चों हमें 3 लेक्चर लग जाएगा। फिर दूसरा लेक्चर आपका एल्कीन है, इसी को पढ़ने में 3 लेक्चर और लग जाएगा। फिर तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे एल्काइन, और ये सब हाइड्रोकार्बन ही तो है। हाइड्रो अभी बताऊंगा, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है वो सब बताऊंगा। और चौथा जो चैप्टर है जो बेंजीन को कवर करता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उसको। तो इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर ये 4 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर ये 4 डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अब सबके मन में आओगा कि चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर की पढ़ाई। स्टार्ट करें। देखो हाइड्रोकार्बन में ये जो वर्ड आया है वो कहां से आया है? तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से आया है, ठीक है। तो हाइड्रो का मतलब सिंपली हाइड्रोजन से आया है, और कार्बन का मतलब सर ओके कार्बन एलिमेंट है तो कार्बन से है, तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिला के हाइड्रोकार्बन बना हुआ है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिला के आपका हाइड्रोकार्बन बना हुआ है। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन बोलता हूं तो समझ जाओ कि मैं ऐसे कंपाउंड के बारे में बोल रहा हूं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, बस सिंपल। अगर मैं हाइड्रोकार्बन बोल रहा हूं तो ऐसे कुछ कंपाउंड के बारे में बोल रहा हूं जिसमें केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, तो मैं सही हूं। तो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन का मतलब हो जाएगा कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या कंटेन हो, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम कंटेन करते हैं उसमें, तो हम क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसी को बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला दिखाया जाता, तो ऑब्वियसली जो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो जनरल फॉर्मूला कार्बन का होता है CXHY। देखा भी होगा, कहीं कहीं लिखा हुआ, देखा है नहीं देखा? देखा होगा। अब उसमें CXHY, X कुछ भी हो सकता है, Y कुछ भी हो सकता है। हाँ, X कुछ भी हो सकता है, Y कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से। X एंड Y का मतलब एक कार्ब, ऐसा कोई वो नहीं है कि x के डबल होना चाहिए, x के ट्रिपल होना चाहिए, x का आधा होना चाहिए, x का 4 टाइम्स होना चाहिए, x के 1/4 टाइम होना चाहिए। ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। इट कैन बी इन एनी नंबर्स, इट कैन बी इन एनी नंबर। अच्छा, अब एनसीईआरटी कहता है कि सर ये इसका डेफिनेशन दिया, फिर उसका जनरल फॉर्मूला बताया, और ये एक्स एंड वाई पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और एक्स और वाई में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एक्स और वाई में बस एक चीज छोटी सी है कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है सर। अब एनसीईआरटी कहता है कि सर हाइड्रोकार्बन का यूजेस क्या है, पढ़ क्यों रहे इसको? ये चैप्टर ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन नाम का कंपाउंड होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, मान गए आपकी बात, बट व्हाट इज द यूज? एलपीजी का नाम सुना है? एलपीजी, लिक्विफाइड सिलेंडर गैस सिलेंडर, वो लाल वाले देखें, आजकल तो शहरों में वो खत्म हो गया, आजकल गैस पाइपलाइन आ गई, बट लाल वाली सिलेंडर्स बहुत फेमस है, एलपीजी। बच्चों उसमें 100% हाइड्रोकार्बन है, 70 to 80% उसमें मीथेन है, 10 से 20% उसमें इथेन है, और 10 लगभग समवॉट परसेंट, अंडर 10% के आसपास उसमें प्रोपेन है। तो देखो हाइड्रोकार्बन का यूजेस अब आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी के हिसाब से ही पूरा पढ़ाते चलता हूं, ठीक है ना। देखो जेईई मेंस 2023 में भी एनसीईआरटी पूरा पूछ दिया, नीट तो पिछले 7-8 साल से कंप्लीट एनसीईआरटी आ रहा है, तो मैं ये गलती आपको नहीं कराऊंगा, ये गुनाह आपसे नहीं करवाऊंगा कि मैं उल्टा सीधा पढ़ा के चला जाऊं। अब हाइड्रोकार्बन का यूजेस ध्यान से देखेंगे एक एक करके। तो हाइड्रोकार्बन की एलपीजी में यूज होता है, नीट 2016 का सवाल है, ये जो मैं लिखने वाला हूं नीट 2016 का सवाल है, हाइड्रोकार्बन का यूज कहां पे होता है? एलपीजी में। क्वेश्चन क्या था वो भी बताऊंगा। एलपीजी का मतलब होता है बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके जी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस। अब इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में हमारे पास क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर 70 to 80%, ये 70 to 80% मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन क्या है? CH4 हाइड्रोकार्बन है। अब समझ आया हाइड्रोकार्बन का यूज। हाइड्रोकार्बन मीथेन पहला एल्केन, इसको पहला एल्केन बोलते हैं, आगे आएगा। तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन 70 to 80% उस लाल वाले सिलेंडर गैस में पाया जाता है, एलपीजी में। अच्छा, तो बाकी क्या होता है? मान लो 70 से 80% के बीच में वो 10 से 20% इसमें इथेन होता है बच्चों। इस एलपीजी में 10 से 20% आपके पास इथेन होता है। मजा ही आ गया। इथेन क्या होता है? तो C2H6। और लगभग 10% के आसपास या उससे थोड़ा सा कम, लगभग 10% के आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपके पास होता है प्रोपेन। और प्रोपेन यानी कि C3H7 है। अगर समझ में आया थोड़ा बहुत यहां तक, तो आप कमेंट में एक बार हां लिखिए, तो मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं देखूंगा। ठीक है? हाँ, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाओ। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें सर मिथेन, इथेन, प्रोपेन पाया जाता है। और ये कंप्लीट हाइड्रोकार्बन का यूज दिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी दिखा रहा है, हम भी दिखाएंगे। सिमिलरली एलएनजी आप जानते होगे, सुने तो होगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी होता है एलएनजी। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसमें भी हाइड्रोकार्बन ही होता है। ये जितने भी कंबस्टिबल गैस है, ये जितने भी कंबस्टिबल गैस है, ये सब में हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। कंबस्टिबल गैस का मतलब जलाने के बाद हीट प्रोड्यूस कर रहा हो। ये 9th क्लास में आपकी मैडम ने पढ़ाया होगा, याद करो। मैडम को नहीं, पढ़ाई को याद करो कि हाइड्रोकार्बन जलाने पे CO2 और वाटर रिलीज होता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। बताया था क्या? हाइड्रोकार्बन जलाने से CO2 और वाटर रिलीज होता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है। वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, उसी को आज मैंने बोला कंबस्टिबल गैस है, कि जलाने से हीट रिलीज होगा। और जहां जहां जलाने से हीट रिलीज हो रहा है, हाइड्रोकार्बन का यूज है। चलो, सीएनजी का नाम आपने सुना है क्या? हाँ, गाड़ियों में भरवाते हो सीएनजी, सस्ता है, अब नहीं रहा, बट सस्ता अभी भी, फिर भी बहुत सस्ता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसमें भी अगेन इट इज अ कंबस्टिबल, जलता है। ये इंजन में डालते हैं उसको हम, हीट हमारे इंजन को एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देना, एनर्जी रिलीज करने वाला, सारे कंबस्टिबल। ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है। हीट एनर्जी तो है, एनर्जी तो देता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सब में क्या है? अच्छा, पेट्रोल, ये भी तो यार जो जमीन के नीचे आएगा, जमीन के नीचे पेट्रोल, ये भी तो एनर्जी देता है, जलता है और जलने के बाद एनर्जी, इसमें भी हाइड्रोकार्बन है। ये सब हाइड्रोकार्बन का यूज है। डीजल, पेट्रोल के बाद डीजल। अच्छा, डीजल और जो जलने के बाद केरोसिन, ये सब में हाइड्रोकार्बन है। और कोल गैस, ये सब के सब क्या है बच्चों आपके पास? दे ऑल आर, ये सारी के सारे जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करते हैं। कंबस्टिबल सबस्टांस या कंबस्टिबल गैस बोल सकते हैं आप इनको, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सर, ये जो आपके पास पेट्रोल, डीजल और केरोसिन है, एनसीईआरटी कहता है ये कैसे बनता है यार? ये ठीक है, नीचे धरती से खुदाई करके निकाला जाता है, वो आप पेट्रोल पंप वगैरह पे देखते होंगे, बड़ी धरती नीचे। वो एक तो क्या होता है, देखो पेट्रोल ओरिजिनली कैसे बनता है। ऐसा नहीं होता कि पेट्रोल पंप में नीचे कुआं खोदा और पेट्रोल पंप के नीचे से निकल गया, नहीं। सप्लाई की जाती है पेट्रोल्स की, तो बहुत लंबे समय तक हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे ये कोयला, पेट्रोल, ये सब तैयार किया जाता है। खैर, उस पर भी नहीं जाएंगे, बट ये बनता कैसे? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनता कैसे? आइए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। इंडस्ट्री में ये यूज में कैसे आएगा ये आपके पास? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम करके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम करके ये आपके यूज में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कोल गैस कैसे बनता है? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके, है ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल करके, कोल या वुड लिख लो, एक ही बात है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल।
तो ये आपके पास बन गया है एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ, आपके कंप्लीट हुआ हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। आपको लग रहा होगा ये थ्योरेटिकल वे है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2016 में? क्वेश्चन पता क्या पूछा गया था? इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या इन एलपीजी विच कंपोनेंट इज मेजर? पहला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इन एलपीजी विच कंपोनेंट इज मेजर? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सीधा आंसर दिख रहा है, जो ज्यादा परसेंटेज में है वो मेजर होता है। ये तो कई साल से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो ज्यादा परसेंटेज में वो मेजर है। ये रहा क्वेश्चन। क्या बनाया जा सकता है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बनाया जा सकता है। Which of the following is obtained by destructive distillation of coal? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बेटा कोल गैस। और ये जब तक आप पढ़े नहीं रहोगे नहीं मिलेगा। अब ये कोटा और बड़े बड़े महान महान चीजों में नहीं मिलेगा, ये छोटी सिंपल चीजों में मिलती है। आइए अब सीधा करते हैं क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन की करते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखो हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड। दूसरे पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और तीसरे पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे जिसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। ठीक है ना, एरोमेटिक। आइए एक एक करके समझते हैं ये क्या है सैचुरेटेड, क्या है अनसैचुरेटेड। ऑल्दो यू नो बट स्टिल एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। दूसरा हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप एक काम करो, इसको सैचुरेटेड को यहां लिख दो, अनसैचुरेटेड को यहां लिख दो। ठीक है ना, सैचुरेटेड को यहां लिख दो, अनसैचुरेटेड को यहां लिख दो। दिस इज 1 एंड दिस इज 2 अनसैचुरेटेड। और फिर सबसे लास्ट वाला एरोमेटिक। आइएगा ध्यान से बेटा, ध्यान से। ये जो आपका सैचुरेटेड है वो क्या है? सैचुरेटेड है, इसको ये क्यों सैचुरेटेड इसका नाम पड़ा? देखो एक है सैचुरेटेड, मतलब जितनी हाइड्रोजन की भूख है उतनी पूरी है, दैट इज सैचुरेटेड। सैचुरेट हो गया है। कभी कभी होता है ना कि सर पढ़ाई से मन सैचुरेट हो गया है, मतलब मन अब आगे मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, यही हुआ सैचुरेट होने का मतलब। सैचुरेट होने का मतलब जितना जरूरत था आज के लिए उतना हो गया। ठीक है ना, जैसे आप लोग कहते हैं ना सर आज का इनफ है, कल करते हैं, बाकी कल करते हैं। तो आपका मन सैचुरेट हो गया, मतलब जितना आज के लिए चाहिए था अब इनफ है सर। अब ज्यादा दोगे तो सर दिक्कत होगी, है ना। वही है सैचुरेटेड भी, यहां यही है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है इसमें सर? हाइड्रोजन और कार्बन दो ही तो है। तो सैचुरेटेड का मतलब है जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उतनी पूरी है, सैचुरेट हो गया है, पूरा हाइड्रोजन है। बट अनसैचुरेट का मतलब यहां पे हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है ना, यहां पे लिखो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। सैचुरेटेड का मतलब होता है सर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो बच्चों आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दिस इज सैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, या इसको अदर वर्ड्स में अगर मैं लिखूं कि यार अगर हाइड्रोजन पूरा नहीं है इसका मतलब हाइड्रोजन की कमी है। तो सिंपल अगर वर्ड्स में लिखना चाहूं तो लिख दो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज देयर। ठीक है ना, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज देयर, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है भाई, तो पहले वाली में आ गया सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इसमें आ गया सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, यहां पे आ गया डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक हो गया। आइए अब आते हैं बच्चों यहां पे कि सर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको बताया हुआ है
कि सर साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए एंड हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। खत्म कहानी। सीपीआरएच बहुत बढ़िया। तो सर साइक्लिक होना चाहिए, फिर बेटा आपके पास प्लानर होना चाहिए, ठीक है, फिर आपके पास साइक्लिक प्लानर, कंप्लीट रेजोनेंस इन साइकिल होना चाहिए, ठीक है ना, कंप्लीट रेजोनेंस इन साइकिल होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। यहां पे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है वो बेसिकली हमें बेंजीन के बारे में पढ़ना है। यहां पे जो एरोमेटिक, यहां पे सारी बेंजीन की रिएक्शंस इसमें पढ़ना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, और ये हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे, इस चैप्टर के सबसे लास्ट में। अभी हमें यहां दोनों पे फोकस करना है। ये तो चैप्टर के सबसे लास्ट में आ ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये हो गया, आप देखोगे कुछ रिएक्शंस इसके टॉल्विन के कुछ रिएक्शंस होंगे, ये हो जाएंगे। आप एक और रिएक्शन देखोगे बेंजीन से रिलेटेड, जो आइसोप्रोपाइल वाला, वो भी देख लोगे। ये सब क्या है, ये सब आपके पास एरोमेटिक है, वो ठीक है। अनसैचुरेटेड का ध्यान देना, अगर हाइड्रोजन की कमी है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताते हुए बताया था कि अगर मान लो हाइड्रोजन की कमी है तो वो कैसे पूरी होगी, तो हाइड्रोजन की कमी पूरी होगी डबल और ट्रिपल बॉन्ड से। मजा ही आ गया। तो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कैसे पूरा होता है, तो यहां पे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है ना। डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। यहां पे आगे आपके पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है आपके पास प्रेजेंट है, बड़ी सिंपली। sufficient amount of hydrogen is not present, deficiency of hydrogen यहां पे है, और ये कैसे होगा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है, ध्यान से, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है। तो अगर मेरे पास 2 कार्बन है और यहां पे केवल 2 ही हाइड्रोजन है, अच्छा चलो अभी रुक जाओ, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। जो डबल बॉन्ड किसी 2 कार्बन के बीच में होता है इसको हम बोलते हैं बेटा एल्कीन। डबल बॉन्ड किसी कार्बन के बीच में होता है इसको हम बोलते हैं एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन की ज्यादा कमी है तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और इसको हम बोलते हैं एल्काइन। एल्कीन का क्या है आपके पास जनरल फॉर्म, अच्छा जनरल फॉर्मूला आएंगे अभी, यहां आइए। तो सर यहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक यहां पे नोट पॉइंट ध्यान से रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ना डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये केवल कार्बन और कार्बन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कहीं भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। ध्यान दीजिए, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड हो गया। आइए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। जैसे यहां पे आओ, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। आइए, क्या होगा सर यहां पे कि सर सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड जो होगा बेटा वो प्रेजेंट होगा कार्बन और कार्बन में। बेटा मतलब आपको पता ही है कि तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा पूछ लेना, मतलब है ना, मैं एकदम फोकस पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, कुछ हो तो पूछ लेना, मैं कमेंट धीरे धीरे देखते रह रहा हूं। सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कल से आज बहुत ठीक है, कल तक पूरा फिट ही हो जाऊंगा मुझे लग रहा है। एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिंगल सिंगल है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल सिंगल है, कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिंगल सिंगल है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल सिंगल है। ये है आपका क्या है, सैचुरेटेड। और ऐसे कंपाउंड्स जहां सारे सिंगल हो, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल हो, कार्बन कार्बन सिंगल हो, तो उसको हम कहते हैं बेटा आपके पास एल्केन, ठीक है ना।
कार्बन हाइड्रोजन सिंगल हो या कार्बन कार्बन सिंगल हो, सारे ही सिंगल हो, दैट इज एल्केन। और जहां कार्बन कार्बन डबल हो और कार्बन कार्बन ट्रिपल हो, उसको अनसैचुरेट करते हैं। डबल वाले को एल्कीन और ट्रिपल वाले को एल्काइन। अब इसका जनरल फॉर्मूला बताया जाता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे हाइड्रोकार्बन का क्या था, CxHy। अगर आपने एक्स और वाई को रिलेट कर दिया कि एक अगर n है तो दूसरा दोगुना करके 2 जोड़ दो, उतना हाइड्रोजन है, तो वो एल्केन है। अगर आपने रिलेशन बना दिया तो एल्केन है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। बस जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है तो उसको हम एल्कीन बोल देते हैं। जितना कार्बन है उसका डबल में से 2 और कम कर दो, उतना हाइड्रोजन है तो उसको हम एल्काइन कहते हैं। तो एल्कीन समझ गए, एल्कीन समझ गए, एल्काइन समझ गए, एल्कीन समझ गए होंगे, एल्कीन समझ गए होंगे, एल्काइन समझ गए होंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए ही मैं आगे बढ़ता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं 1-2 एन रख के आपको समझा देता हूं। आओ, जैसे अगर मैं बात करता हूं बेटे आपके पास एल्केन की, क्या फॉर्मूला बताया था? तो सर बताया था CnH2n+2। ठीक है, अगर n की वैल्यू 1 रख दो, अगर n की वैल्यू बेटा 1 रख दो तो क्या होगा, CnH2n+2। अगर n की वैल्यू 1 रख दो तो इट विल बी CH4। n की वैल्यू 2 रख दो तो इट विल बी C2H 4 दूना 6, C3H8, ठीक है, सो ऑन एंड। इस तरह से आप रखते चले जाओगे और आपको मिलता चला जाएगा। आ जाओ, पहला कार्बन को बेटा हम बोलते हैं मीथेन, दूसरा कार्बन को हम बोलते हैं बेटा आपके पास इथेन, तीसरा कार्बन को हम बोलते हैं बेटा आपके पास प्रोपेन, और मीथेन को हम बोल देंगे आपके पास मार्श गैस। मीथेन को क्या हम बोलते हैं बेटा आपके पास, मार्श गैस। आपको मैंने कॉमन नेमिंग में भी बताया हुआ था, ठीक है। चलिए, अगर मैं एल्कीन का 1-2 एग्जांपल लेके आपको रखूं, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? तो सर एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है सर। n की वैल्यू 1 रखोगे तो इट विल बी, n की वैल्यू 1 से तो एल्कीन बनता नहीं है। n की वैल्यू 2 रखो, मिनिमम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, तो n की वैल्यू 2 रखो तो इट इज C2H4, ठीक है। इट इज n की वैल्यू 3 रख लोगे तो C3H6, ठीक है, C4H8। 2 कार्बन का है इसलिए आप क्या रख दोगे, इथीन। 3 कार्बन का है तो आप क्या बोल दोगे, प्रोपीन। 4 कार्बन का है तो आप क्या बोल दोगे सर, आपके पास ब्यूटीन। 4 कार्बन का है तो आप क्या बोल दोगे, ब्यूटीन। एल्काइन की जहां तक बात है, अब एल्काइन की कैसे बात करोगे? तो एल्काइन में आपके पास जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। n की वैल्यू बेटा आप 2 रखो, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम 2 कार्बन में आ पाएगा। n की वैल्यू हमने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, C2H2, ठीक है, C3, उसके बाद H4, C4, उसके बाद H7, तो ये आपके पास एल्काइन हो गया। 2 कार्बन है आपके पास सर, दिस विल बी इथाइन। 3 कार्बन के लिए आपके पास है प्रोपाइन, और 4 कार्बन के लिए आपके पास है सर ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ठीक है, इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन। नेक्स्ट, इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, ठीक है। बस मैंने एग्जांपल के लिए लिखवा दिया है कि ताकि आपको पता रहे। वैसे तो आपको ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए आते हैं एल्केन चैप्टर को अपने स्टार्ट करने। इंट्रो इतना ही था, बोरिंग सेक्शन इतना ही था, इंट्रो इतना ही था बच्चों। आओ अब एल्केन की हम पढ़ाई करते हैं, करें एल्केन की पढ़ाई करें। व्हाट आर एल्केन्स? आइए, तो एल्केन्स क्या है? तो एल्कीन को बच्चों बोला जाता है पैराफिन। वाई एल्कीन को पैराफिन बोलते हैं? पैराफिन होता क्या है, देखो, पैराफिन होता है लेस रिएक्टिव। पैराफिन का ओरिजिनल मतलब क्या होता है, लेस रिएक्टिव। अब एल्कीन लेस रिएक्टिव क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, आइएगा। सबसे पहले एल्केन के बारे में लिखेंगे, एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। रीजन, एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन, इसी के रीजन को भी हम समझते हैं। आइए,
पैराफीन का मतलब है, एल्केन्स आर नोन एज पैराफीन, और पैराफीन का मतलब है सर इट इज लेस रिएक्टिव कंपाउंड। पैराफीन का मतलब है इट इज लेस रिएक्टिव कंपाउंड। ओके भाई, लेस रिएक्टिव कंपाउंड, बहुत मजेदार। अब आओ एल्कीन की जहां तक बात है, व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि एल्कीन में क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है? हाँ। क्या सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है? हाँ। तो क्या सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? बिल्कुल हाँ। तो क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? तो क्या इनको तोड़ना मुश्किल है? एब्सोल्युटली। और अगर इनको तोड़ना मुश्किल है तो टूटेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। फिर से देखो, एल्केन में सारे बॉन्ड सिग्मा है, सारे बॉन्ड सिंगल है, सारे बॉन्ड सिग्मा है, सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन से होता है। फिजिकल केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन हो। इनऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन हो, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन से होती है। और इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? यहां पे बॉन्ड के टूटने से। और बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं। क्यों? सिग्मा बॉन्ड है। क्यों? सिंगल बॉन्ड है। एकदम बढ़िया। आ जाओ। तो एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स बिकॉज alkanes are known as paraffins because alkanes have a strong carbon and carbon hydrogen sigma bond. A strong carbon and carbon hydrogen sigma bond. भाई a strong carbon and carbon hydrogen sigma bond होता है उसमें। A strong carbon and carbon hydrogen sigma bond होता है, ठीक है ना। Therefore it is very difficult to break. Therefore it do not break easily. Simple. Difficult to break या it do not break easily and hence do not react. खत्म। और इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता, and hence do not react. और इसलिए बच्चा ये रिएक्ट नहीं करता, and hence do not react. वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर डबल बॉन्ड तो ज्यादा स्ट्रांग होता है। नहीं बेटा, है ना। डबल बॉन्ड, अब देखो आप क्या कंपेयर कर रहे हो, ये कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड। देखो आप, मैंने कभी नहीं बोला कि पूरा कंपाउंड को कंपेयर करो। मैं क्या बोल रहा हूं, ये बॉन्ड सिग्मा है, ये बॉन्ड अगर टूटा तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री होगा? सर ये पाई बॉन्ड अगर टूट जाए, कोई एक बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अगर पाई बॉन्ड टूट जाए तो पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है, वो फ्री हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। पूरे कंपाउंड को नहीं तोड़ना है। पूरा कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग है। हमें क्या करना है, सबका एक एक बॉन्ड कंपेयर करना है। तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, यहां पाई बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। कौन ज्यादा मुश्किल है? सिग्मा बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। कौन आसान है? पाई बॉन्ड तोड़ के आसान है। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। आइए, अब क्या होगा सर, ये पैराफिन, इसको हम बोल देते हैं, पैराफिन इसको बोल देते हैं। फर्स्ट मेंबर, ठीक है ना। एल्केन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ, फिर मैं फर्स्ट मेंबर पे आता हूं। एल्केन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ। तो सब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है तो मुझे बता दो कि सर एल्केन में फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन कौन होगा? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन कौन होगा? तो सर CnH2n+2 में आप n की वैल्यू 1 रख दो। फर्स्ट मेंबर आप कैसे निकालते हो? जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 रख दो। तो जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 रखा तो यहां पे आ जाएगा CH4, और CH4 पहले कार्बन को हम मीथेन बोलेंगे, पहले मेंबर को हम मीथेन बोलेंगे।
और मीथेन को शॉर्ट फॉर्म में हम मार्श गैस बोलते हैं। मीथेन को शॉर्ट, इसको कॉमन नेमिंग में इसको हम मार्श गैस भी बोल देते हैं। हाँ है ना, ठीक ठीक ठीक। चलो, ये मीथेन एक मार्श गैस है, ये 2018 का क्वेश्चन है। ये मीथेन एक मार्श गैस है, ये 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट। अब हम आते हैं सर कि हमारे पास है, अब हम आते हैं एल्केन में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन बनाते कैसे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन्स को बनाया कैसे जाता है। रेडी, CH4 मीथेन मार्श गैस। आइए, तो सर एल्केन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है ना। एल्केन की हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोगों का फोकस अब बोर्ड पे रहेगा और अब रिएक्शन वाला चार्ट हम बनाने जा रहे हैं, रिएक्शन वाला पार्ट बना रहे हैं, ठीक है। आइए सर, ये सबसे पहला चैप्टर रिएक्शन का कौन है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनेगा, यानी कि हमें एल्केन बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हम सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। दूसरा सर, उसके बाद हम एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। सेकेंड चैप्टर कौन है हमारा, तो हाइड्रोकार्बन खत्म करते हैं हम अल्काइल हैलाइड चैप्टर पे जाएंगे, तो हम अल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। ओके सर, अल्काइल हैलाइड के बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ठीक है। तो अल्कोहल चैप्टर से, अल्कोहल से भी बनेगा, ठीक है ना, अल्कोहल से भी बनेगा, ठीक है, अल्कोहल से भी बनेगा, ठीक है सर। हर चैप्टर, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ना एक एक करके सीक्वेंस वाइज, हर से बनता है। तो हाइड्रोकार्बन से भी बनेगा, ध्यान रखिएगा, अनसैचुरेटेड से बनेगा। सैचुरेटेड कैसे बनेगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा, ठीक है। अगला चैप्टर अल्काइल है, उससे भी बनेगा सर। अगला चैप्टर अल्कोहल, उससे भी बनेगा। अगला चैप्टर बेटा एल्डिहाइड कीटोन, अगला चैप्टर उसका होगा एल्डिहाइड, उसका अगला चैप्टर होगा कीटोन, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगला चैप्टर आते जाएगा और सब बनता चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनेगा, यानी कि अल्कोहल से बनेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, और सबसे बनाने का मेथड एक है, इसलिए मैंने कॉमन कॉमा 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 देके लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। चलिए, उसके बाद चौथा चैप्टर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से अलग से एक और मेथड होगा एल्डिहाइड कीटोन से बनाने का, वो भी हम देखेंगे। एक और मेथड होगा एल्डिहाइड कीटोन से बनाने का, वो भी हम देखेंगे। एल्डिहाइड कॉमा कीटोन है। एक अलग सा सेपरेट मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का, वो भी हम देखेंगे। एक और सेपरेट मेथड है बेटा आपके पास ग्रिगनार्ड से बनाने का, तो वो भी हम देखेंगे। तो 6 तरह से एल्केन बनाया जा सकता है। एल्केन को बनाने के 6 तरीके हैं, वो 6 तरीके हमें पढ़ना है एक एक करके। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में एल्केन को बनाने की ये 6 तरीके हैं, जनरल मेथड्स हैं। अब आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इन 6 तरीकों में कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगा, अल्काइल हैलाइड से कैसे बनेगा, अल्कोहल से कैसे बनेगा, एल्डिहाइड से कैसे बनेगा, कीटोन से कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से कैसे बनेगा, सबसे एक एक करके देखेंगे कि एल्केन बन कैसे रहा है। आपका रिएक्शन चालू हो गया है, ध्यान से देखेंगे एक एक करके। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे, आएगा। फिर एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक, ये दोनों स्पेशल मेथड्स हैं, ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। फिर ग्रिगनार्ड से कैसे बनेगा वो तो हम देखेंगे, ग्रिगनार्ड हर चैप्टर में आएगा, ठीक है। वूर्ज होगा, क्या होगा, आते हैं एक एक करके। वूर्ज बहुत बढ़िया, आइए अभी यहां पे आएगा वूर्ज। तो सबसे पहले इन दोनों की चर्चा करते हैं, ठीक है, एंड देन एक पार्ट में इसकी चर्चा करेंगे। पहला प्राइम फोकस हमारा ये दोनों होगा, मेजर इंपॉर्टेंट है, बार बार एक क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनेगा, ठीक बेटा। चलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपके पास बनेगा, आपके पास सिंपली कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अच्छा,
ये क्या होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, थोड़ा समझो। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन इज हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन इज हाइड्रोजनेशन। बहुत बढ़िया। और कैटालिटिक का मतलब होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटालिटिक क्या होता है? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आइए एक एक करके सबसे पहले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की ही चर्चा करेंगे। तो देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है। कैटालिटिक का मतलब होता है कैटलिस्ट की देखरेख में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। जब मैं बोलता हूं ना कैटलिस्ट की देखरेख में, तो ये सबसे सटीक वर्ड है कैटलिस्ट के लिए। क्यों? मैंने बोला था कैटलिस्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, खर्च नहीं होता। लग रहा होगा क्या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, इस्तेमाल होता है खर्च नहीं होता। कैटलिस्ट केवल अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन में, और वापस से अपना अलग हो जाता है। मतलब कैटलिस्ट नेवर गेट्स कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। याद करो जब मैंने एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म टॉटोमेरिज्म का पढ़ाया था, तो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में खर्च नहीं होता है, कंज्यूम नहीं होता है। कैटलिस्ट हमेशा अपना काम करता है और अलग हो जाता है। ठीक है ना? वो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर सकता है, अपने आप को रिएक्शन में खा पाएगा नहीं, अपने आप को रिएक्शन को में खर्च नहीं करेगा, बस वो बाहर से सपोर्ट कर देगा। इट सपोर्ट्स द रिएक्शन, देख रेख करता है। इट डू नॉट गेट इन्वॉल्व या कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। चलो, तो व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन अगर सीखना है तो इट इज सिंपली हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजन का एडिशन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में या देखरेख में। कैटालिटिक का मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के एक सेकेंड, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है ना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। ओके, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन, दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। आओ बेटा, तो अब आते हैं सर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन होता क्या है? तो देखो सर, हाइड्रोजन का एडिशन कहां होगा? हाइड्रोजन का एडिशन कहां होगा? जहां हाइड्रोजन की कमी होगी। तो हाइड्रोजन की कमी कहां होती है? तो सर हाइड्रोजन का कमी होता है कहां पे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। याद आया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके पास हाइड्रोजन की कमी होती है सर। ठीक है, तो सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की कमी है। हम अब क्या कर रहे हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। हम क्या करते हैं सर? यहां पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, और क्या बन जाएगा आपके पास? आपके पास बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपके पास बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। आपके पास फिर बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो है ना? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और थोड़ा ध्यान से समझते चलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता कैसे है? ध्यान से। तो सर हाइड्रोजन ऐड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? H2। भाई हाइड्रोजन ऐड करना है तो हम H2 को बिठा देते, तो उसमें हाइड्रोजन है अपना ऐड हो जाएगा H2। अब H2, लेकिन ध्यान दो ये H2 का एडिशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्या क्या कैटलिस्ट यूज होता है? तो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, H2 इन द देख रेख ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, या फिर एक और होता है राने निकल। अभी रेने निकल भी पढ़ते हैं कई लोग, राने निकल भी पढ़ते हैं, पढ़ लो कैसा भी।
ठीक है, तो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रानी निकल, ये क्या करता है, हाइड्रोजन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड में जाके हाइड्रोजन को ऐड करता है, जिसकी वजह से सैचुरेटेड होता है। पहले तो बेसिक समझो कि रिएक्शन करता क्या है। लिखा लिखा या नहीं, थोड़ा फास्ट? अच्छा नहीं भाई, एक दो दिन तो स्लो ही पढ़ाएंगे, फास्ट नहीं पढ़ा पाएंगे। बताया था मैंने कि अभी दिक्कत है, खांसी है बहुत। नोटेड? एल्काइन और एल्कीन दोनों, हाँ ऑब्वियसली अनसैचुरेटेड बोल दिया तो दोनों ही होगा ना यार, इसमें सोच क्या रहे हो, और बताओ। ठीक है, अच्छा अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां CH2 ही रख दो, ये एल्कीन है। अगर आपने इसमें सिंपली H2 ऐड किया है, यहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ले लो तो भी हो जाएगा, या प्लैटिनम ले लो तो भी हो जाएगा, या कोई भी एक ले सकते हो, एनी ऑफ द एबव आप जैसे ही लोगे H2 ऐड हो जाएगा। अब देखो यहां डबल बॉन्ड है, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को तोड़ के एक एक और हाइड्रोजन दे दूं, डबल बॉन्ड टूट जाए और एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाए, तो ये देखो सैचुरेट हो गया, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया। ओके, क्या सेम एल्काइन के साथ हो सकता है आपका? है बिल्कुल। तो सर यहां पे इसी प्रोसेस को 2 बार करना है, दैट्स सिंपल एज इट इज। इसी प्रोसेस को बस 2 बार करना है, रिपीटेटिव, सेम प्रोसेस होगा, कोई घबराने वाली बात आपकी बिल्कुल भी नहीं है। तो हाइड्रोजन का एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और ये आपके पास हो जाएगा एल्केन या एल्काइन है तो वो एल्केन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ में आया? नो डाउट। चलो अब ये देखो पहला चीज कि सर ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, पहला प्रोसेस। तो देखो बॉन्ड टूट रहा है, यहां पे बॉन्ड टूट रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड टूट रहा है। देखो यहां पे पाई बॉन्ड टूटा है, सिग्मा नहीं टूटा, सिग्मा एज इट इज था, एज इट इज है। कार्बन कार्बन सिग्मा एज इट इज था, एज इट इज है। पाई बॉन्ड था और पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि पाई बॉन्ड टूटा है, वीक बॉन्ड टूटा है, वीक बॉन्ड टूटा है। और बना क्या है? तो बना है कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ऐड हुआ है। ऐड क्या हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, यानी कि वीक बॉन्ड टूट के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, यानी कि स्टेबल हो रहा है। और जब भी स्टेबल होगा बेटा रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि अगर स्टेबल हुआ तो स्टेबल का होता है एनर्जी कम, एनर्जी कम तब होगा जब एनर्जी रिलीज होगी। क्या हुआ सर? दिस इज एन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज हो रहा है यहां पे। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी इज रिलीज्ड। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी जो है बच्चों वो रिलीज हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एनर्जी यहां पे प्रॉपर रिलीज हो रही है। ठीक हो गया? रीजन आपको दे दिया है कि वीक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, यानी कि स्टेबल हो रहा है, और स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि स्टेबल सिस्टम की एनर्जी कम होती है, और कम तब होगा जब रिलीज होगा, खर्च हो जाएगा। हुआ ठीक? हुआ ठीक? चलिए, तो एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा एच, एनर्जी रिलीज का मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव। एनर्जी रिलीज का मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव। ठीक, यहां तक समझ गए? नोट डाउन हो गया? एनर्जी इज हीट, हीट है। चलिए ये जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, इसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो आपने जीओसी में पढ़ा था ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये वही है। जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये वही वाली हीट है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और वो हमने पढ़ रखा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे देखते हो? एल्कीन के स्टेबिलिटी के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके पढ़ा था, याद आ रहा है? थोड़ा सा आया? चलिए
अब ये रिएक्शन कैसे होता है थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। लेट्स गो टू द मैकेनिज्म। कैटलिस्ट का क्या काम है? अब कैटलिस्ट कैसे कैसे कराता है, कैटलिस्ट का क्या काम है, एक एक करके हम देखते हैं। पहले आइए, सबसे पहला क्या होगा आपके पास, जो हमारा कैटलिस्ट है, मान लो ये कैटलिस्ट है, ठीक है, ये आपके पास एक कैटलिस्ट का सरफेस एरिया है मान लो, ठीक है। चलो, अब ये आपके पास मान लो निकल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, ठीक है। ये कोई भी सरफेस है, निकल हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ठीक है। अब कोई भी निकल प्लैटिनम पैलेडियम कोई मेटल है, निकल मेटल है, प्लैटिनम मेटल है, पैलेडियम मेटल है। अब मेटल का मान लो हमने एक टुकड़ा ले लिया, मेटल का एक टुकड़ा ले लिया। अब मेटल का हमारे पास क्या ले लिया बेटा, एक टुकड़ा ले लिया। अब मेटल का ये सरफेस है, ऊपर मेटल सरफेस दिख रहा है। हम सबको पता है कि मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम सबको पता है कि मेटल सरफेस में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बहुत अच्छे खासे मतलब अमाउंट में होते हैं, कम नहीं होते, ठीक ठाक अमाउंट में होते हैं। मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत बढ़िया। दिस इज ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिएक्शन में ये कैटलिस्ट है, दिस इज कैटलिस्ट। रानी निकल भी इसी तरह का होता है, कैटालिस्ट। अब रानी निकल क्या है थोड़ी देर में आएंगे। अब H2 गैस हम डालते हैं भाई, कैटलिस्ट डालते हैं और H2 गैस डालते हैं। तो H2 गैस क्या होता है, तो हमारे पास H2 गैस पहले से इस तरह का होता है, H2 गैस भाई, H और H। अब ये दोनों हाइड्रोजन, ये H2 गैस जब दिखता है, मेटल दिखता है जैसे ही, तो क्या करता है, ये अपना पुराना बॉन्ड तोड़ता है। ये अपना पुराना बॉन्ड तोड़ के इस कैटलिस्ट से जाके अटैच हो जाता है। क्या होता है बच्चों कि ये आपका पुराना बॉन्ड तोड़ के इस कैटलिस्ट से जाके अटैच हो जाता है। मैं आपको एक इसका 3D भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं इसका एक 3D भी दिखाऊंगा, वहां पे तो फील ही आ जानी है। पहले मैं अपना पार्ट समझाता हूं और फिर 3D पे ले चलेंगे। ठीक है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट थोड़ा सा बदला नहीं है, ऐसा मत समझना कैटलिस्ट बदल गया, नहीं, कैटलिस्ट सेम है। ये हाइड्रोजन पहले हम ऐसे लेते हैं, तो हाइड्रोजन अपने आप को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन को दिखता है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, तो बोलता है कि यार हम दोनों आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, चलो अकेले अकेले बॉन्ड बना लेते हैं। भाई इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों शेयरिंग करके स्टेबल है, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी तो है। तो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि चलो हम अपना बॉन्ड तोड़ते हैं और दोनों हाइड्रोजन इंडिविजुअली स्टेबल हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहां पे आके बॉन्ड बना लिया, और इधर हाइड्रोजन अपना इधर आके बॉन्ड बना लिया। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, दूसरा बॉन्ड लेके स्टेबल। पहला बात समझ में आया? कैटलिस्ट क्या कर रहा है, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू प्रोवाइड सरफेस एरिया। ठीक है ना? कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया, कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया प्रोवाइड, कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया हो गया। तो यहां पे कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया टू द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो ये दोनों हाइड्रोजन आप ये है वैसे तो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, बट दोनों इंडिविजुअली जाके यहां पे स्टेबल हो गए, दोनों बॉन्ड बना लिए। इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी है भाई, ऐसा थोड़ी है दो ही इलेक्ट्रॉन थे, इसीलिए मैंने बताया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल कैटलिस्ट के मेटल सरफेस पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैटलिस्ट के मेटल सरफेस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, साथ में अब देखो मैंने बोला रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को सरफेस एरिया देता है, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कौन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी तो होता है रिएक्शन में। तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग पेन से लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एल्कीन भी आके, इस एल्कीन भी देखता है, देखो यार शेयरिंग हो रही है, पार्शियल वीक शेयरिंग हो रही है, तो क्या करता है अपने ये वाला बॉन्ड तोड़ता है और यहां पे आके बॉन्ड बना लेता है, इसके साथ कैटलिस्ट पे आके बॉन्ड बना लेता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है भाई, कहानी से समझाता हूं।
जैसे क्या होता है, आप कोटा गए पढ़ने या दिल्ली गए पढ़ने या कहीं ट्यूशन सेंटर में, स्कूल में गए पढ़ने मान लो, और स्कूल के आसपास में या स्कूल के अंदर ही कैफे होते हैं, नेस्कैफेज जनरली वहां पे पाए जाते हैं। पता नहीं, हमारे टाइम पे तो नेस्कैफेज होते थे, अब पता नहीं क्या होता है। तो अभी एम्स दिल्ली के अंदर नेस्कैफे है, वहां का कैफे का नाम नेस्कैफे है। नेस्कैफे वालों ने कैफे बनाया हुआ है। स्टारबक्स, ये देखो जरा, शक्ल देखिए तुम्हारी, स्टारबक्स। तो बच्चों क्या है कि वो कैफे में क्या होता है, आप चाय लेने जाते हो, कोई और सेक्शन में कोई और है जो वो समोसा या पेटीज लेने आया हुआ है, तो वो चाय और समोसा और पेटीज से शुरू होता है। तो वो कैफे क्या है, एक प्लेटफॉर्म, एक सरफेस एरिया है जहां पे दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। जैसे मान लो रेस्टोरेंट है, आप आए हो, किसी और को बुलाए हो, तो ये क्या हो गया, रेस्टोरेंट क्या है, एक सरफेस एरिया प्रोवाइड किया कैटलिस्ट की तरह है, जिसपे दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और अपना रिएक्शंस कर रहे हैं। यही है बात वहां पे कि बच्चों ये एल्कीन है, ये एल्कीन और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इनको रिएक्शन करना है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी इस पर आएगा, एल्कीन भी इस पर आएगा। भाई रेस्टोरेंट में दोनों आएंगे तब रिएक्शन होगा, तो कैटलिस्ट पे ये दोनों ही जाते हैं। ठीक है, तो फर्दर क्या होगा, एक बार और ये डायग्राम बनेगा। फर्दर क्या होगा, ये कैटलिस्ट क्या करेगा, इस तरह से ये कैटलिस्ट है बेटा, और ये कैटलिस्ट क्या करेगा सर, एल्कीन भी इस पे आके चिपका, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये देखो एल्कीन भी यहां पे आके, अब डबल बॉन्ड से बेटा वो हो चुका है सिंगल बॉन्ड। ध्यान देना, वो अपना वीक बॉन्ड उसने तोड़ दिया और क्या किया है, वो इस मेटल के साथ आके बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली हाइड्रोजन भी मेटल के साथ बॉन्ड बना चुका है। हाइड्रोजन तो पहले ही मेटल के साथ अपना बॉन्ड बना चुका है। जैसे ही इस सरफेस एरिया पर एक जगह पे दोनों मिले, इस कैटलिस्ट पे दोनों मिले, तो ये क्या होता है, अब ये दोनों जाके मिल जाते हैं। अब ये दोनों जाके ये एल्कीन में ये जाके ऐड हो जाता है। ध्यान से देखो हुआ क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्शन में था, वो अपना बॉन्ड तोड़ के मेटल से बॉन्ड बनाएगा। एल्कीन भी रिएक्शन में था, वो अपना बॉन्ड तोड़ के मेटल से बॉन्ड बनाएगा। जब मेटल के ऊपर एक ही जगह पे, ठीक है ना, एक ही जगह पे जब दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या करेगा, बोलेगा यार हम दोनों अलग अलग बिछड़ रहे हैं, आओ हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है सेम साइड से। देखो यहां पे हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से ऐड होगा, हाइड्रोजन गेट्स एडेड, हाइड्रोजन गेट्स एडेड फ्रॉम या फिर ऑन सेम साइड, हाइड्रोजन गेट्स एडेड ऑन सेम साइड। हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड में जाके ऐड हो जाता है। एक बार मैं आपको वो खोल के दिखाता हूं, दिखाओ 3D स्टूडियो ऐप। अरे यार एक सेकंड, रुको रुको रुको, 33 80 87 33 80 87 सबमिट। ठीक है भाई, इसमें 3D लर्निंग पे गए, 3D लर्निंग ऐप इज ओपनिंग। ठीक है, 3D लर्निंग ओपनिंग हो गया भाई। क्लास 11th खोल दिया हमने। अब क्लास 11th में हम गए केमिस्ट्री के अंदर। अरे अरे, केमिस्ट्री में हम आ गए कहां पे, हाइड्रोकार्बन। ये रहा हाइड्रोकार्बन में हम कहां गए, अनसैचुरेटेड में जाए, सैचुरेटेड में जाए, चलो इसी में देख लेते हैं कि नहीं है। डाउनलोड मत करो या, चलो कर रहा है 60 हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बहुत बढ़िया, इसी में होगा। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में सबसे पहले कौन कौन सी है भाई, हाइड्रोजिनेशन। अब देखो कौन कौन से रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, आ जाओ यहां पे। हाइड्रोजिनेशन पढ़ना है, हाइड्रोजिनेशन है, वुर्ज है और कॉल्वे है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को हम खोल लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले वेरी सिंपल, अभी ये आपके पास निकल का मेटल दिख रहा है, जो मैंने मेटल यहां पे कैटलिस्ट बनाया था। मैंने क्या बनाया था, और आप यहां देख क्या रहे हो, 3D में पूरा विजुअलाइज होगा। ये मैंने मेटल बनाया, ठीक है,
उसी को अब डी ब्लॉक वाले टाइप याद करो, मेटल एटम से बना होता है, वो बॉल्स बना दिया। इसमें निकल भी हो सकता है, प्लैटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम भी हो सकता है, रानी निकल भी हो सकता है। अब देखो हमारे रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन और क्या होता है, हाइड्रोजन। हम क्या लेते हैं, एल्कीन में हमें हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैसे होता है, फोकस रखो। सबसे पहले ये जो H2 गैस है, ये क्या होगा, ये H2 गैस देखो क्या किया, H2 गैस ध्यान दिया कैसे हुआ, नहीं हुआ, फिर से मैं वंस मोर सर, ये हाइड्रोजन गैस, ये मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बताया मैंने, इन मेटल्स पे ऊपर सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और तोड़ते ही ये दोनों जाके मेटल पे बैठ गया। मैंने भी तो ये किया है, ये देखो इधर, मैंने भी तो ये किया कि हाइड्रोजन जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन देखा जाके बैठ गया। तो सेम चीज यहां भी हो गई कि सर हाइड्रोजन जाके बैठ गया। देखो हाइड्रोजन बैठता हुआ नजर आ रहा है, हाइड्रोजन अपना आराम से बॉन्ड बनाए हुए है। पहले H2 के साथ बॉन्ड है, अब ये मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक हो गया सर। अब इस मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन भर चुका है, बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे। चलो अब एल्कीन की बारी। हाइड्रोजन के बाद एल्कीन जब इसको देखता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एल्कीन भी अपना बॉन्ड तोड़ के वहीं पे जाता है। ध्यान दीजिए क्या हुआ, एल्कीन भी वहीं गया मेटल पे। जब एल्कीन मेटल पे जाता है तो जो पहले से हाइड्रोजन थे वो वहां पे ऐड हो जाते हैं। फिर से दिखाऊंगा एक बार और। सर हाइड्रोजन वापस जब आएगा यहां पे, तो हाइड्रोजन जाके मेटल सरफेस पे चिपक गया, ठीक है सर। सेकेंड टाइम जब एल्कीन आया तो एल्कीन भी वहीं जाता है। मैंने बोला ना, इट प्रोवाइड्स अ सरफेस एरिया जहां पे दो लोग आकर रिएक्शन करेंगे। अब देखो एल्कीन में जाके हाइड्रोजन ऐड हो गया। वंस मोर एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड होने वाला पहले देखो, ये तो हाइड्रोजन तो देखो आपको दिख गया, हाइड्रोजन आके ऐड हो गया मेटल सरफेस पे। एल्कीन आके ऐड हुआ, एल्कीन आया, देखो एल्कीन आया मेटल में ऐड हुआ, उसके बाद यहां के हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गए। और हमने भी सेम चीज किया हुआ है, यही चीज आपको बताया है। पहले हाइड्रोजन आके ऐड हुआ, पहले हाइड्रोजन आया ऐड हुआ, फिर एल्कीन आके ऐड हुआ, उसके बाद जब दोनों एक जगह आ गए तो यहां ये दोनों हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएंगे। जब दोनों एक जगह आ गए तो हाइड्रोजन एल्कीन में जाके ऐड हो जाएगा। हुआ एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वही लिख रहा है एल्कीन में H2 निकल किया है, देखो सारे सिंगल। और ये सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब समझो, सिन एडिशन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है बेटा वो सेम साइड से ऐड होता है। जो हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड में ऐड हो रहा है वो सेम साइड से ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड हो गया क्या, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। एल्कीन यहां पे जाके ऐड हो गया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब जब एल्कीन यहां पे जाके ऐड हो गया है, फील ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन ऐड हो गया इसमें। पहले एल्कीन मेटल में ऐड होता है, एक बार जब दोनों मेटल में आ गए हैं तब हाइड्रोजन उसमें एल्कीन में जाके ऐड हो गया। अब सिन एडिशन का मतलब है कि सेम साइड से ऐड हुआ है। जैसे इस डबल बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन, यहां पे हम लिख भी सकते हैं इफ यू वांट, इस डबल बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हुए हैं। चलो कोई नहीं, आगे लिख के बताएंगे। इन दोनों डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ना? चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं वापस। हाइड्रोजन दोनों, बढ़िया विजुअलाइजेशन हो गया है, बढ़िया विजुअलाइजेशन, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जाके ऐड हो गए। कैटलिस्ट का क्या काम था पहले बता दो। तो सर कैटलिस्ट का काम था सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे लिखो सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे होता है सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, स्टूडियो वाले ऐप को ना बंद कर देता हूं, अदरवाइज ना ये होता रहेगा, बंद कर देता हूं, अदरवाइज थोड़ा हेवी ऐप है ना तो ये लैग करता है। बंद हो जा भाई, चलो हो गया। तो सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, ठीक है। सिन एडिशन का मतलब बोथ द हाइड्रोजन आर एडेड ऑन द सेम साइड, बोथ हाइड्रोजन is added on same side, both hydrogen is added on same side,
बोथ हाइड्रोजन, दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड से ऐड होंगे। एकदम ठीक हो गया। चलिए अब यहां पे एक छोटा सा वो है कि अगर हम निकल यूज करते हैं, इफ वी यूज निकल, तो निकल यूज करते हैं तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगेगा। ध्यान से देखिएगा, इन निकल मेटल अगर हम यूज करते हैं कैटलिस्ट, अगर हमारा कैटलिस्ट निकल मेटल है तो हमें टेम्परेचर लेना पड़ता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अगर हमारे पास निकल मेटल कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस आपका ले लेता है कौन भाई साहब, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज यूज्ड। और जब हम निकल यूज करते हैं ना, कि जब हम हाइड्रोजनेशन को ऐसे लिखते हैं H2 निकल, और जब निकल लिखेंगे तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस लगेगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा सैबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन। सैंडरेंस रिएक्शन, सैबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? तो सैबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन इसी को बोलते हैं। स्पेशली अगर हम H2 पहले प्लैटिनम लिखें, उसको हम सैबेटियर सैंडरेंस नहीं बोलेंगे। उसको H2 पैलेडियम बोले, उसको हम सैबेटियर सैंडरेंस नहीं बोले। सैबेटियर सैंडरेंस दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने निकल वाली को आइडेंटिफाई किया था, और इसीलिए उनके नाम पे रख दिया गया सैबेटियर एंड सैंडरेंस रिएक्शन। प्लैटिनम मेटल और पैलेडियम मेटल में रूम टेम्परेचर का हम इस्तेमाल करते हैं। प्लैटिनम या पैलेडियम मेटल में बच्चों रूम टेम्परेचर का हम इस्तेमाल करते हैं। प्लैटिनम या पैलेडियम मेटल में बच्चों रूम टेम्परेचर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आपके मन में अभी तक नहीं आया क्या कि रानी निकल हम किसको कहते हैं? रानी निकल हम किसको कहते हैं? व्हाट इज रानी निकल? कैन एनीवन से? कैन एनीवन से? आइए, होता क्या है बच्चों, रानी निकल एक टाइप का कैटलिस्ट है जो बनाया जाता है, मैनमेड कैटलिस्ट है जो बनाया जाता है। क्या कैसे बनाया जाता है? तो देखो, निकल पार्टिकल्स एंड एल्युमिनियम, निकल पार्टिकल्स प्लस एल्युमिनियम, इसको क्या करते हैं हम? डिसॉल्व इन NaOH। निकल पार्टिकल्स प्लस एल्युमिनियम को हम क्या करते हैं? इसको हम डिसॉल्व करते हैं इन NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड में बच्चा ये डिसॉल्व होता है। निकल पार्टिकल्स प्लस एल्युमिनियम डिसॉल्व इन NaOH। बहुत शानदार बात है। चूंकि NaOH में डिसॉल्व होता है, अब जब हम इसको NaOH में डिसॉल्व तो नहीं लिखे, इसको लिखो कि इट इज मिक्स्ड विद NaOH। निकल पार्टिकल और एल्युमिनियम को हम क्या करते हैं? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं, मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, तो इसके अंदर क्या होता है? एल्युमिनियम गेट्स डिसॉल्व्ड इन NaOH। एल्युमिनियम गेट्स डिसॉल्व्ड इन NaOH। एल्युमिनियम जो है वो NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ निकल लेफ्ट, जो एल्युमिनियम तो क्या होता है, उसकी टेंडेंसी होती है NaOH में डिसॉल्व जाना। फाइन पार्टिकल्स ऑफ एल्युमिनियम लेफ्ट is called Rani nickel. Fine particles of aluminium left is called Rani nickel. ठीक है भाई, फाइन पार्टिकल्स ऑफ एल्युमिनियम लेफ्ट इसको हम कहते हैं रानी निकल। ठीक है, यस। अच्छा, यहां पे सबसे खास बात यह है कि क्या हम यहां पे मीथेन बना सकते हैं कि नहीं। इसकी खास बात है कि हम मीथेन बना सकते हैं। तो देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम बना रहे हैं, यानी कि एल्कीन या एल्काइन से हम बना रहे हैं, तो हम इससे मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि सर मिनिमम 2 कार्बन से ही, भाई इसमें क्या करेंगे हम? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, मिनिमम 2 कार्बन का ही प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे लिखो, मीथेन CH4 कैन नॉट बी फॉर्म। CH4 मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। CH4 मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। तो सर मीथेन जो है वो नहीं बन सकता है। CH4 मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। एकदम बढ़िया, CH4 मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब आइए सर,
एक वो होता है कि सिस एल्कीन अगर आपके सामने है, क्या है, सिस एल्कीन अगर आपके सामने है, ठीक है ना, सिस, और इसमें अगर आपने सिन एडिशन किया, सिन एडिशन का मतलब क्या होता है पता है? सिन एडिशन का मतलब सर अभी अभी पढ़ा था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में सेम साइड से एडिशन किया, ठीक है ना सर? हां, तो सिस एल्कीन में सिन एडिशन जब करोगे तो आपके पास मीजो प्रोडक्ट बनता है। तो अगर आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सिन एल्कीन में कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो बन जाएगा। मीजो का मतलब सर उसमें दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर होंगे और पीओएस सीओएस भी होगा। अगर आपने ट्रांस एल्कीन में, अगर आपने बच्चों ट्रांस एल्कीन लिया और उसमें सिन एडिशन किया, अगर आपने बच्चों ट्रांस एल्कीन लिया और उसमें सिन एडिशन लिया तो वहां पे बेटा TSR होता है, तो आपके पास बनता है बच्चों रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर समझ रहे हो ना, इनेंशियोमेरिक पेयर जिसको बोलते थे, मतलब वो और उसका मिरर इमेज भी बनेगा। तो प्रोडक्ट बन जाएगा, बट वो ध्यान देना वो मीजो प्रोडक्ट बनेगा, और ट्रांस वाला जो बनाएगा वो रेसिमिक मिक्सचर यानी कि वो और उसका मिरर इमेज भी बनेगा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक था CSM, सिस में सिन एडिशन कसम मीजो प्रोडक्ट बनेगा, सिस में सिन एडिशन मीजो प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस में सिन एडिशन रेसिमिक प्रोडक्ट बनता है TSR। कसम TSR, कसम तेरे सर की, ऐसे कसम तेरे सर की, सर वो मेरा वो VT सर वाला सर नहीं, अपने सर, अपने सर की कसम खाना। तो कसम तेरे सर की, ये टाइप से आप सिस एल्कीन में सिन एडिशन मीजो प्रोडक्ट, ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन रेसिमिक मिक्सचर बना दोगे। जैसे यहां पे आओ, आ जाओ, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, अब एक एक करके हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से आ जाओ। तो सर क्या होगा, ये सिस एल्कीन मुझे सबसे पहले दिख गया कि सर ये सिस एल्कीन है, चलो अब वो भूल जाओ, प्रोडक्ट लिखो। प्रोडक्ट में क्या होगा सर, मुझे दिख गया D2 लिख दिया, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, H2 हो D2 हो T2 हो कोई बात नहीं, ऐड ही तो करना है, हाँ H2 का ही तो दूसरा फॉर्म है वो। तो क्या होगा सर, हमारे पास यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड गॉट कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड, एब्सोल्युटली ओके। D2 जो है वो दोनों सेम साइड से ऐड हो जाएंगे। यहां पे D2 ड्यूटेरियम जो है वो दोनों सेम साइड से ऐड हो जाएगा, D2 ड्यूटेरियम दोनों सेम साइड से ऐड होगा। देखो ध्यान दो, इसको कहते हैं सिन एडिशन, दोनों हाइड्रोजन दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड से ऐड होगा, सिन एडिशन। अच्छा, एग्जाम में ऑप्शन में ये भी हो सकता है, एग्जाम में ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये सबका बन गया होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा ये सबका बन गया होगा, ये ऑप्शन ये भी हो सकता है। बट ऑप्शन नंबर बी वो ये भी दे सकता है कि ऑप्शन नंबर बी है वो ये भी दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन मुझे दिख गया, 1 2 3 4, ओके 4 कार्बन दिख गया। ऊपर सबसे फर्स्ट कार्बन इज मिथाइल, सबसे लास्ट कार्बन इज मिथाइल, लिख दो, लिख दिया मैंने, सबसे फर्स्ट कार्बन मिथाइल, सबसे लास्ट कार्बन मिथाइल। दोनों यहां पे ड्यूटेरियम ऐड हुए, बीच वाले कार्बन पे अनसैचुरेटेड कार्बन पे ड्यूटेरियम ऐड हुआ है। अच्छा, अब दोनों ड्यूटेरियम मैं इस साइड ऐड करता हूं, कोई बता सकता है वाई, व्हाट इज द रीजन कि मैंने दोनों ड्यूटेरियम को उधर रखा है? ये दोनों सेम है बाय द वे, बोथ आर सेम, ये एक नॉर्मल प्रोजेक्शन, ये एक फिशर प्रोजेक्शन है। वो ऑप्शन नंबर ए में ये भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी में वो भी हो सकता है। देखो, इसको कहते हैं हम कि सर ये फिशर प्रोजेक्शन में ये बना हुआ है, एंड दिस इज, ये मीजोफॉर्म को बता रहा है, ये मीजोफॉर्म को एग्जैक्टली बता रहा है। देखो, ये भी कायरल है, ओके, ये भी कायरल है, ओके, एंड साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, यानी कि हाफ हाफ उसको काट भी रहा है, ठीक है ना। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। कई लोगों का सवाल होगा, सर आप यही क्यों बनाया, आपने ये क्यों नहीं बनाया, मिथाइल यहां मिथाइल, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज हाइड्रोजन, ये व्हाई नॉट दिस? भाई इसके साथ आपने नाइंसाफी क्यों की, यही होगा ना सवाल। बस यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर आप बीचों बीच इसको कट करते हो, कोई ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा जो इसको बीचों बीच कट कर रहा है, इट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, तो देयरफॉर ये आपके पास मीजो नहीं रहेगा। मीजो बनाने के लिए मैंने दोनों सेम साइड ऐड किया,
ठीक है ना, नीचे वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, रीजन अनसिमेट्रिकल है। मीजो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक हो गया, समझ में आया? तो अगर एग्जाम में ये लिखा हो तो भी सही है, ये लिखा हो तो भी सही है। देयरफॉर आई से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना जरूरी है रादर देन, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्लेस की लास्ट लाइन, लास्ट प्लेस की लास्ट लाइन अबाउट रानी ने फाइंड पार्टिकल्स ऑफ एल्युमिनियम लेफ्ट निकल लेफ्ट। अब ठीक, अब ठीक, थैंक्स थैंक्स। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन को, और अब इसको भी थोड़ा, अगेन वी हैव टू फॉर्म बोथ काइंड ऑफ प्रोडक्ट। हमें हर ऑप्शन के लिए तैयार रहना चाहिए कि एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है। लेट्स सी अब ये क्या है, लेट्स सी अब ये क्या है। यहां पे सर देखो ये ट्रांस एल्कीन है, सबसे पहले हम समझ गए कि ये ट्रांस एल्कीन है। ओके, सिंस इट इज ट्रांस एल्कीन, फोकस, कार्बन कार्बन, यहां पे मिथाइल लगा है, लगा दिया, राइट टॉप पे मिथाइल लगा है, लगा दिया, लेफ्ट में हाइड्रोजन लगा है, लगा दिया, और नीचे हाइड्रोजन लगा है, लगा दिया। ओके, अब ड्यूटेरियम है सर, देखो ध्यान से, अगर हमने इसको सेम साइड ऐड करेंगे कि अपोजिट साइड ऐड करेंगे, बस इतना पहचान लिया तो अपना आंसर आ जाएगा। लेट्स आइडेंटिफाई, सेम साइड होगा कि अपोजिट साइड होगा। हम सबने समझा कि बस सिन एडिशन होता है, दिस इज सिन एडिशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ट्रांस एल्कीन हो रहा है या सिन एडिशन तो कुछ भी हो सर, आपकी मर्जी, आप ऊपर से दोनों ड्यूटेरियम लगा दो, ये भी सही है। आपकी मर्जी होती है आप नीचे से लगा दो, ये भी सही है। जैसे 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 आप कहते कि सर ये क्यों नहीं, मैं बोल दूं ये क्यों नहीं, कोई बच्चा मान लो आगे खड़े हो गया, नहीं सर ये बताओ, क्या ये सही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? Which of the following is true and which of the following is false here? A and B में कौन सा सही ऑप्शन है, ट्रू ऑप्शन कौन सा है, फॉल्स ऑप्शन कौन सा है ए और बी में? आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है क्या? अगर आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना है तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, सुनते रहिए। चलो, कौन सा गाना आपको पसंद है? कौन सा? ऑल राइट, ऑल, अच्छा ऑल राइट इसको बोलो, मुझे लगा ऑल राइट कब से गाना आ गया उनका। सो हाई, 92 95, ओह नाइस, ग्रेट। छोड़ो, वो एक बड़ा अच्छा है, दूगी तिग्गी, आगे नहीं बोलूंगा, चलो आगे इधर आओ। यस, सो कम ऑन हियर। तो यहां पे जब आप आते हो बच्चों, तो देखो ये पहला ऑप्शन है, दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड दिख रहा है। सिन एडिशन का मतलब कभी ये नहीं है कि ऊपर से ही होगा, सिन एडिशन का मतलब होता है सेम साइड से होगा। अब ये ऊपर से हो नीचे से हो किसी ने डिसाइड नहीं किया, तो कहीं से भी हो सकता है। सिन का मतलब सेम होता है, ये नहीं कि ऊपर से ही होगा, ये नहीं कि नीचे से ही तो होना है, अब नहीं, रॉन्ग, ये भी होगा ये भी होगा। अब इन दोनों में सोचो सर, यहां तो आपने वेज पे लगा दिया, हाँ दोनों सेम साइड है, दोनों बाहर की तरफ है, अगेन सेम साइड को ट्रू बोल रहा है ये, और दोनों वेज सॉरी डैश पे है, दोनों अंदर की तरफ है, दोनों सेम साइड अगेन, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये एक और बनाऊंगा, वो भी सही है। तो सी एक के कितने प्रोडक्ट आप लिख सकते हो? आ जाओ यहां पे, अब यहां बना रहा हूं, कितने कार्बन, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ कि यहां पे मीजो बनाऊं तो सही होगा क्या? देखो पहला कार्बन मिथाइल, लास्ट कार्बन मिथाइल, दोनों को मैंने बच्चों ड्यूटेरियम लिख दिया,
अब बताओ वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, जस्ट आपके अप्रूवल के लिए पूछा है, नोट डाउन मत कर लेना। हाँ रॉन्ग है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये रॉन्ग है, ये हमने मीजो बना दिया। बट क्या ट्रांस में सिन करने से मीजो बनता है? नहीं 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 नहीं, ये मीजो नहीं बनता है। सिस में सिन करने से मीजो बनता है, सिस में सिन एडिशन करने से मीजो बनता है, ट्रांस में मीजो नहीं बनता है। तो ट्रांस में क्या बनता है? चलो ट्रांस में क्या बनता है, इतना तो बनता है ना। ट्रांस में क्या बनता है ये बताओ। हाँ सर, तो ट्रांस में बनता है आपके पास रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस में क्या बनता है? रेसिमिक मिक्सचर। ऑप्शन दो या समय दू बनाने को, या बना दू, समय दू या बना दू? चलो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, बना देता हूं। आ जाओ सर, पहला मिथाइल ऊपर है, यहां मिथाइल नीचे है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों अपोजिट साइड लगाओ, ठीक है ना। और रेसिमिक मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब समझते हो, एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, यानी कि यहां पे ड्यूटेरियम का ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का मिरर इमेज हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन दूर है, इधर ड्यूटेरियम दूर है। ये लो, ये रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। दिस इज रेसिमिक मिक्सचर, दिस इज रेसिमिक मिक्सचर। हाँ हाँ एकदम सही है, नो डाउट एट ऑल, मजा आ गया, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज योर, सारे ही ऑप्शन सही है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। हाँ, रेसिमिक मिक्सचर किसी भी कंपाउंड बनता है बच्चों, तो ये 50-50% बनता है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 50-50% रॉन्ग है, बट हाँ ऑलमोस्ट 50-50% बनते हैं, सही है। चलो ऑलमोस्ट 50-50% बनते हैं। चलें आगे। चलो जैसे आप आगे बढ़ोगे, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या इसका क्या आंसर होगा यार? व्हाट विल बी द आंसर? कम ऑन। अब देखो इसके आंसर में आप सर H2 निकल वेरी हाई टेम्परेचर। भाई निकल में हमने पढ़ा था कि 200 से 300 डिग्री सेल्सियस लगेगा, पर यहां तो कह रहा वेरी हाई, इससे भी हाई। वाई? भाई सबसे पहले ये समझो, प्रोडक्ट आप लिख लोगे ये मुझे अंदाजा लग गया, बट वेरी हाई क्यों? लॉजिक समझो, हर एक डेप्थ में जाओ, ठीक है ना, हर एक डेप्थ में जाओ कि ऐसा वेरी हाई क्यों बोला भाई इसने, बताओ वेरी हाई क्यों बोला इसने। अब वेरी हाई इसलिए बोला, लेफ्ट में एरोमेटिक पड़ा है, वो जान दे देगा लेकिन रिएक्शन नहीं देगा। भाई एरोमेटिक इज द हाईली स्टेबल, ये जान दे देगा रिएक्शन नहीं देगा। एरोमेटिक चूंकि बहुत स्टेबल है, अब स्टेबल है, स्टेबल आर वेरी अनरिएक्टिव। अगर आप डॉक्टर बन गए, जबरदस्ती का रिएक्शन क्यों करोगे किसी और के साथ, और करोगे तो फंसोगे फालतू में। तो इधर आ जाओ, तो यहां पे आप डबल बॉन्ड तोड़ोगे, सबसे पहली बार एक बॉन्ड टूटेगा। मान लो हमने ये वाले बॉन्ड, राइट साइड वाले बॉन्ड तोड़ दिया और दोनों हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सर दूसरी बार फिर से H2 निकल करोगे, दूसरी बार फिर से H2 निकल करोगे, तो ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ये कौन है? ये हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, और आपके पास ये और हाइड्रोजन है, और ये और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा। फिर से H2 निकल कर देंगे, अगर फिर से H2 निकल कर देंगे, तो आपके स्क्रीन पे अगेन फिर से ये रहा, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक हो गया, समझ में आया? तो सारे सेम साइड से ऐड हो गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। द सेम कैन बी रिपीटेड विद डैश। आप इसकी जगह पे अगर आप दोनों डैश पे डाल दो वो भी सही है, चारों डैश पे डाल दो वो भी सही है, यहां चारों डैश पे डाल दो वो भी सही है, एकदम बढ़िया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। जैसे आपके पास आगे बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल और आएगा, क्या है? व्हाट इज द प्रोडक्ट? अब नॉर्मल प्रोडक्ट लिख के जल्दी जल्दी बताते चलो, अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है। एक क्वेश्चन करो भाई, बच्चा मैं गिरता अभी यार, कुछ तो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। चलो, नियति बेचारे के साथ जबरदस्ती हो गई, इसके साथ
तुम्हारी नियति खराब नहीं है, तुम बेंजीन के साथ जबरदस्ती करने के क्या यार, व्हाट इज दिस थॉट प्रोसेस? इधर विल नॉट एंगेज इन योर रबिश टॉक्स, तुम्हारी नियति खराब है। नियति बेटा, हमने सोचा था तुम सीधे साधे हो, लेकिन तुम तो एकदम जबरदस्त हो भाई। बताइए जरा। हाँ भाई, दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊं। अब दवा काम नहीं आ रही है ना, दुआ ही करना पड़ेगा। दुग्गी तिग्गी ठोक ठोक रखदा। अरे राम, मेरे को हंसी आ रही है अपने उस पे कि मैं अगर कुछ हंस रहा हूं ना या खांस रहा हूं, माय एब्डोमेन इज लाइक लिटरली हर्टिंग, बहुत तगड़ा। इधर नियति बिल्कुल साफ नहीं है। इधर आइए, या ये दोनों ही सही है, या ये दोनों ही सही है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ये दोनों सेम साइड से ऐड हो सकते हैं, ऊपर से करो नीचे से करो, बात एक ही है। दोनों सेम साइड से ऐड हो सकते हैं, ऊपर से करो नीचे से करो, बात एक ही है। आइए अब आते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन से। अब आते हैं बच्चों रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पे। रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैसे आता? आइए, तो सर सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन तो हमने देख ही लिया है। हाँ, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्या हाइड्रोजिनेशन कहां फास्ट होगा कहां स्लो होगा? तो सबसे पहले रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो होगा ना, एल्काइन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्कीन। एल्काइन, रीजन बताओ भाई, ऐसा क्या हो गया सर एल्काइन में? अच्छा, एल्काइन में बच्चों लीनियर शेप है, तो ऊपर से भी हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, लेफ्ट साइड से भी दोनों ऐड हो सकते हैं, यानी कि ज्यादा उसके पास क्या है, एरिया है। ठीक है ना? यहां पे क्या है एल्कीन में, ये दोनों तरफ से ये तो हाइड्रोजन ये लगे हुए, तो क्या करता है जब हाइड्रोजन ऐड होता है ना तो रिपल्सन देता है। एल्काइन में क्या है, आपके पास लेस रिपल्सन है। हाइड्रोजन यहां ऐड हो और हाइड्रोजन यहां ऐड हो, यहां पे रिपल्सन ज्यादा, यहां पे रिपल्सन कम है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइन का ज्यादा होगा, एल्कीन का कम हो जाएगा। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइन का ज्यादा होगा, एल्कीन का कम हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पे एल्काइन में लेस स्टीरिक रिपल्सन, एल्काइन में बहादुरों लेस स्टीरिक रिपल्सन। बहादुर समझते हो ना किसके बोला जाता है? नेपाल से कुछ लोग इंडिया माइग्रेट करते हैं अपने नौकरी के लिए, तो वो जनरली क्या करते हैं, रात में जगते हैं, उनकी हैबिट होती है, और रात में जग के वो सिटी में जाते रहते हैं, पूरा जागते रहो सावधान रहो ऐसा करके, है ना? उनको बहादुर बोला जाता है। वही बहादुर आप हैं। आइए इधर, लेस स्टेरिक रिपल्सन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का दूसरा। एल्काइन, पहला बात तो हमने समझ गया कि एल्काइन का ज्यादा होगा और एल्कीन का कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, क्यों भाई एल्कीन के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि सर अगर एल्कीन स्टेबल है तो वो हाइड्रोजनेशन करेगा ही नहीं। एल्कीन अगर स्टेबल है तो हाइड्रोजनेशन करेगा ही नहीं, हाइड्रोजन ऐड करेगा ही नहीं। एल्कीन अगर अनस्टेबल है तो जल्दी से हाइड्रोजन ऐड करके एल्केन बनके स्टेबल होना चाहेगा। तो जो स्टेबल है वो कम हाइड्रोजनेट करेगा, जो अनस्टेबल है जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसका हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एल्कीन। बेटा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, उतना ही हाइड्रोजनेशन कम होता चला जाएगा। रीजन, सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रीजन कोई बताओगे इसका? देखो, मोर द सरफेस, जितना ज्यादा सरफेस एरिया एल्कीन का, तो याद करो एल्कीन भी तो आपका उस पे ऐड हो रहा था मेटल सरफेस पे, तो एल्कीन ही बहुत बड़ा है। अब वो मेटल सरफेस पे आके ऐड हुआ तो बहुत कम हाइड्रोजन उससे अटैच हो पाएंगे, क्योंकि एल्कीन अपने आप में इतना बड़ा है। चलिए नेक्स्ट, इसको क्वेश्चन में और समझा देते हैं। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करो, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सारे वो है, एल्कीन है 0 अल्फा एच, यहां पे आपके पास 3 अल्फा एच, यहां पे आपके पास 6 अल्फा एच। ठीक है, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजनेशन का रेट। ए बी सी आंसर आ गया।
हाइड्रोजनेशन 3:1 वालों में मैं यहां से निकल के ना थप्पड़ मारूंगा स्क्रीन से, बता रहा हूं मैं पहले। 3:1 वालों गधे। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन अभी बताया है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप कैसे देखते हो? स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन आप अल्फा एच से देखते हो। अल्फा एच ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सरफेस एरिया आते हैं, सरफेस एरिया वाला पे भी आ जाते हैं, आ जाएंगे क्वेश्चन पे। अभी आइए, इसी क्वेश्चन में ही समझा देंगे बिल्कुल भी। आइए यहाँ पे, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। 6 अल्फा एच यहां भी है, 6 अल्फा एच यहां भी है। ठीक है, कैसे 6 अल्फा एच है? डबल बॉन्ड को घेरो, 3 यहां 3 यहां 6, डबल बॉन्ड को घेरो, 3 यहां 3 यहां 6। ठीक है सर, तो 6 अल्फा एच हो गया। स्पीड 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 मैटर्स। तो 6 अल्फा एच 6 अल्फा एच हो गया। ओके, अब दोनों में ही सेम अल्फा एच है, स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? पहला वाला स्ट्रक्चर देखा सेम साइड है सिस, दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखा अपोजिट साइड है ट्रांस। कौन स्टेबल है? ये स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो हाइड्रोजनेशन कम देगा, तो ए ग्रेटर देन बी विल बी द आंसर। अगर स्टेबल है तो हाइड्रोजनेशन कम देगा, ए स्पीड मैटर्स ब्रो, स्पीड। ए ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट इन दोनों में जब आप देखोगे तो सर दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन, यहां पे 2 यहां पे 3, 5 अल्फा एच है यहां पे। तो हियर वी हैव लेफ्ट हैंड साइड में 5 अल्फा एच, इधर वी हैव 2 3 और 3 6 अल्फा एच। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोल दो जल्दी से हाँ या ना, ए ग्रेटर देन बी। तो इन सब क्वेश्चंस में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन वाले क्वेश्चंस में तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पे आइए, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन पे, कितने रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सीधा देख के आप बता सकते हो बी ग्रेटर देन ए। ठीक है ना, ज्यादा अल्फा एच है, कम अल्फा एच है, कम अल्फा एच है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, हाइड्रोजनेशन ज्यादा देगा। यहां पे आइए, 2 2 4, यहां पे 2 2 4 और 3 7। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ज्यादा अल्फा एच स्टेबल है, रिएक्शन कम करेगा, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, पहले वाले में 2 ग्रेटर देन 1, दूसरे वाले में 1 ग्रेटर देन 2। आगे बढ़ जाओ इस क्वेश्चन में, 2 2 4 2 6 2 8, यहां पे आओगे आप 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 5 और 8, तो बी ग्रेटर देन ए, या 2 ग्रेटर देन 1 जिसको बोलते हैं, बी ग्रेटर देन ए जिसको बोलते हैं। नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, आपके पास 3 3 6 2 8 2 10, यहां पे आ जाओ आप 3 और 1 4। तो ठीक है, तो बी ग्रेटर देन ए। अल्फा एच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो। अल्फा एच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, आपके पास सवाल होते रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये दोनों सवाल है, 4 सवाल और है, कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, ये एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, स्टेबल है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, हाइड्रोजनेशन दे देगा, बोलो हाँ या ना, बी ग्रेटर देन ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां देख लेते हैं, ओके वी हैव 2 and 1 3 अल्फा एच, इधर तो बहुत ज्यादा अल्फा एच, ए ग्रेटर देन बी बोल देता हूं। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही आपने ये देखा, आगे बढ़ जाते हैं, यहां पे बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर अल्फा एच, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोर अल्फा एच। आर इज इक्वल टू मिथाइल यहां पे लिख लो, आर इज इक्वल टू CH3 लिख लो यहां पे क्वेश्चन में। आर मतलब जहां जहां लगा हुआ CH3 है। ठीक है, तो देखोगे 1 आर है, 2 आर है, 3 आर है, 4 आर है, तो सिंपल ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। अल्फा एच का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अल्फा एच 4 3 2 1 है, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे आप देखोगे अल्फा एच कितना है इसमें, तो 2 और 1 3, तो यहां पे 3 अल्फा है। ठीक है, एच चलो लिख लो यार, 3 अल्फा एच। यहां पे आ जाओ, 2 2 4 अल्फा एच है। यहां आ जाओ, 3 2 5 और 1 6 अल्फा एच है। ठीक है, नीचे आ जाओ, 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा एच है। ठीक है, तो आपके पास 10 6 4 3, नाइस, ए बी सी डी हो जाएगा। स्पीड ब्रो, स्पीड। क्वेश्चंस देखते ही सवाल होने चाहिए, क्वेश्चंस देखते ही ऐसे क्लिक होना चाहिए, ए बी सी डी। इतना ही सही है, करेक्ट। कमेंट में इतना धक्का मुक्की चलता है ना तुम्हारे, ऐसा लगता है तुम्हें अगर क्लासरूम बैठा दो तुम तो 1 2 को लपेट दो हर क्लास में, यार मैं बताऊंगा, पहले मैं बताऊंगा। सही है, चलो जकाश, क्लिक हो रहा है, क्या बात है, क्लिक हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बच्चों, यहां पे फाइंड द प्रोडक्ट।
अब यहां पे क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग हो गया। क्वेश्चन ये अलग हो गया कि भाई डबल बॉन्ड यहां है और डबल बॉन्ड यहां भी है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इक्विवेलेंट H2, मतलब एक मोल H2। आपको एक इक्विवेलेंट से एक मोल समझना है। एक इक्विवेलेंट लिखा है आपके लिए, एक मोल है वो, मतलब एक ही मोल H2 है। अब यहां लगाएं, इसको डबल से सिंगल करें कि इसको डबल से सिंगल करें? व्हाट इज योर थॉट? लेफ्ट वाले को डबल सिंगल करूं या राइट वाले को डबल से सिंगल करूं? गुड क्वेश्चन। लेफ्ट वाले को करूं या राइट वाले को करूं? तो देखो, ये वाले के पास 4 अल्फा एच है और ये वाले के पास 4 और 3 7 और 3 10 अल्फा एच है। ये 10 अल्फा एच है, ये 4 अल्फा एच है। 10 अल्फा एच है ज्यादा स्टेबल है, 4 अल्फा एच है कम स्टेबल है। जो कम स्टेबल है वो जल्दी से हाइड्रोजनेशन दे देगा, और इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो इस तरह से बनेगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड वाले को लेफ्ट वाले को सिंगल बॉन्ड में किया है, लेफ्ट वाले को करेगा, एकदम बढ़िया हो गया। समझ में आया? आगे बढ़े, लेफ्ट इज, चलो नेक्स्ट इधर आ जाओ। अब जैसे यहां पे आओ, इस क्वेश्चन में भी एक ही मोल है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बट एक ही मोल है। अब इसमें आ जाओ, कितना हो जाएगा? 3 यहां पे है, इसमें 3 अल्फा एच है, ओके। इसमें आइए तो 3 और 3 6 अल्फा एच है। इधर 3 अल्फा एच है, इधर 6 अल्फा एच है, किसका ज्यादा होगा? इधर 3 अल्फा एच है, इधर 6 अल्फा एच है, किसका ज्यादा होगा? तो सर आपके स्क्रीन पे लेफ्ट वाला की राइट वाला? इधर 3 अल्फा एच है, इधर 6 अल्फा एच है, तो लेफ्ट वाला की राइट वाला? जल्दी से बता दो। तो सर आपके पास बड़ी सिंपल है, जो लेफ्ट में अनस्टेबल है, लेफ्ट में अनस्टेबल है, इसलिए हमने लेफ्ट वाले को कर दिया। ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन कर दिया। चलो आगे आ जाओ। यहां पे बताओ किसका प्रोडक्ट मैं बनाऊं, लेफ्ट में कि राइट में? एक ही मोल है, ऑब्वियसली मैं इधर छेड़छाड़ नहीं करूंगा, इस हेक्सेन वाले रिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। क्यों? ये एरोमेटिक है, जान दे देगा, रिएक्शन नहीं देगा, हाईली स्टेबल होता है। ठीक है ना, एरोमेटिक है, जान दे देगा, रिएक्शन नहीं देगा। ये सिंपली आपके पास हाईली स्टेबल था, है और रहेगा, बना दो। हाईली स्टेबल था, है और रहेगा, आप बना दो, ऐप बना दिया। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, तो इसलिए ये वाला आपका रिएक्शन कर गया। तो देखो प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, राइट वाले में प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। अगर मैं यहां हूं, एक मोल H2 ऐड कर रहा हूं, किधर करूं? ऊपर की नीचे? सर नीचे अनस्टेबल है, कम अल्फा एच है, ज्यादा अल्फा एच है, कम अल्फा एच है। कम अल्फा एच है तो नीचे वाला आपका डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाला आपके, एक सेकंड, नीचे वाला आपके पास डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओ ओ ओ ओ तो ये डबल तो रहेगा ही, ये आपके पास डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अमेजिंग, आगे बढ़े, बोल दो, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, नाइस। तो ये आप आ जाइए। अब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 मोल इक्विवेलेंट है, नाइस, 2 है। अब 2 मोल आपके पास, 2 इक्विवेलेंट है, 2 मोल, ठीक है ना, इक्विवेलेंट से कंफ्यूज नहीं होना, आपके लिए वो मोल है। तो अब आ जाओ, 2 मोल H2 है, यानी कि 2 जगह हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, यानी कि 2 बार हाइड्रोजनेशन कर सकता है। वो कौन से 2 जगह है? बस 30-40 सेकंड्स मिलेगा सोचने के लिए, उससे ज्यादा नहीं है समय। ट्रिपल बॉन्ड, रीजन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आप कह रहे हो, रीजन बताओ। या एक ट्रिपल बॉन्ड और दूसरा वाला फिर से डबल बॉन्ड, 2 बार करेगा ना, तो हो सकता है एक डबल बॉन्ड यहां के कर दे और एक डबल बॉन्ड कौन सा करेगा? ठीक से सोच के, ठीक से सोच के। H2 के 2 इक्विवेलेंट है, नाइस। हाँ सर देखो यहां पे डबल बॉन्ड, कह लो कह रहे डबल बॉन्ड, नाइस, एक डबल एक ट्रिपल, वाओ वाओ। तुम्हें कंफ्यूज करना कितना आसान है रे, तुम्हें कंफ्यूज करना कितना आसान है भाई। ओहो भाई 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 भाई, चलो आ जाओ यार। ट्रिपल बॉन्ड अभी बताया था ना, इसका सर स्टीरिक हिंड्रेंस कम लगता है, ठीक है ना, या रिपल्सन कम लगता है। ठीक है, रिपल्सन कम लगता है क्योंकि स्पेस ज्यादा है इसके अराउंड में, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो रिपल्सन करता है, हाइड्रोजन कम है रिपल्सन नहीं होते। तो सर दोनों के दोनों यहीं पे आके ऐड हो जाएंगे। तो सिंपली
CH2 double bond CH and we have CH2 and we have CH2 and CH3 and we have CH2 and CH3. ठीक है, फिर D2 ऐड करो यहां पे. अब D2 निकल ऐड किया तो क्या होगा, तो D2 निकल आप ऐड करोगे, आपके पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों ड्यूटेरियम यहां पे ऐड हो जाएंगे. ड्यूटेरियम ऐड करोगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों ड्यूटेरियम यहां दोनों सेम साइड में ऐड हो जाएंगे. सिंपल, एकदम सिंपल. ठीक है, एकदम सिंपल. यहां पे आइए, ये तो बड़ा सिंपल है यार, क्या ही कर रहे हो, ये बताओ जरा. ये दोनों में सर हाइड्रोजन प्लैटिनम है, तो सिंपली आपके स्क्रीन पे हो जाएगा, सिंपली मिथाइल तो रहेगा ही, इथाइल तो रहेगा ही, हो सकता है दोनों के दोनों क्या हो जाए, हाइड्रोजन जो है वेज पे चले जाए. भाई सिन एडिशन है ना, दोनों हाइड्रोजन या तो सेम साइड पे चले जाए या दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, डैश पे चले जाएंगे. काय हो भैया, एक सेकंड रुको. या दोनों के दोनों हाइड्रोजन अपने आप डैश पे चले जाए, दोनों ही सही है. मिथाइल तो रहेगा ही, इथाइल तो रहेगा ही, क्या हो जाएगा आपके पास डैश पे चला गया ये, और ये भी डैश पे चला गया बच्चों. और ये हाइड्रोजन है, हाँ ये हाइड्रोजन है. ओके, नाइस हो गया है. आओ बच्चों, जैसे ही ये हुआ, धुंधला धुंधला सा लगे, चलो आ जाओ. ये हाइड्रोजन है, ये पहले से था, है और रहेगा. ठीक है, आप या तो दोनों वेज पे लगा लो, या तो दोनों हाइड्रोजन को आप क्या करो बच्चों, वेज पे लगा लो. लगा दिया. या तो आप क्या करो, दोनों इसको डैश पे लगा लो, या तो आप क्या करो, दोनों डैश पे लगा दो. तो हमने क्या किया, दोनों को वेज पे लगाया या फिर दोनों को डैश पे लगाया. दोनों को या तो वेज पे लगा लो या दोनों को डैश पे लगा लो, दोनों ही सही है, एकदम सही. एच डैश या वेज दोनों ही सही है बेटा, दोनों सेम साइड पे लगेगा. अब दोनों नए वाले वेज पे लग जाए या दोनों नए वाले डैश पे लग जाए, क्या तो आगे से लग जाए या पीछे से लग जाए, बात एक ही है. ठीक है बच्चों, अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये सवाल है, इसको पहले करेंगे. आप सॉल्व दिस, बहुत करेक्ट है. अब इसको सॉल्व करिए पहले. तो इसमें सिंपल है सर, पहला वाला साइक्लोहेक्सेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, वो एज इट इज रह जाएगा. दूसरा वाला साइक्लोहेक्सेन में एक पाई बॉन्ड है, लेकिन ये दोनों मिथाइल लगे. आप देखो, अगर दोनों हाइड्रोजन को वेज पे लगना है तो वेज पे लगेगा. दोनों हाइड्रोजन को बच्चों वेज पे लग गया है, ये लगा लो. दोनों हाइड्रोजन डैश पे भी लग सकता है, दोनों हाइड्रोजन डैश पे भी लग सकता है. आओ 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 आओ. तो ये डैश 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 हाइड्रोजन, डैश 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 हाइड्रोजन. ठीक है भाई, नीचे आ जाओ. सर 2 मोल है, 2 मोल में यार सिंपल डायरेक्ट अगर आप बनाना चाहो, सिंगल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे. सारे डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है, आप करेंगे 3 इक्विवेलेंट है और वहां पे तो वहां पे एक ही है, तो वो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. बस इस बार कनेक्टेड नहीं है. बस नीचे 3 मोल दिया गया है, तो 2 मोल यहां रिक्वायर होगा. एक पाई बॉन्ड 1 मोल, दूसरा पाई बॉन्ड दूसरा मोल, तीसरा पाई बॉन्ड तीसरा मोल. तो आपके पास 1 2 3 4 5 पेंटेन बन जाएगा. CH3 CH2 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 CH3 पेंटेन बन गया. 5 कार्बन का पेंटेन बन गया. टोटल जितने रिक्वायर्ड थे सारे दे दो, 5 कार्बन के पेंटेन बन जाएगा, सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे. बहुत बढ़िया. तो ये हो गया बेटा आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजीनेशन. ठीक है ना. 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए डाल दिए हैं, कर लीजिएगा, बड़ी सिंपल है. ठीक है, चलिए. तो बेटा आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हुआ फिनिश. ज्यादा मोल हो तो कोई बात नहीं, जितने इस्तेमाल होंगे हाइड्रोजन बचा रह जाएगा. ठीक हो गया. चलिए, थैंक यू बच्चों. है ना, एक शायरी तो इसमें, गले खराब है उसमें भी शायरी, गला खराब है उसमें भी शायरी, कैसे होगा.
देखो बड़ा इंपॉर्टेंट शायरी, इरशाद इरशाद इरशाद, गाने नहीं, अरे वाह तुम, रुको इधर। जिसको मिली वो मुझे उसकी हथेली देखनी है। अरे क्या बात है, अर्ज किया है, अर्ज किया है, थोड़ा थोड़ा कमेंट में लाल हो जाए यार, थोड़ा रेड रेड हार्ट हो जाए, पूरा मजा आ जाए। तो जिसको मिली वो मुझे उसकी हथेली देखनी है, जिसको मिली वो मुझे उसकी हथेली देखनी है, कैसी होती है वो लकीरें जो मेरे हाथ में नहीं है। अरे कैसी होती है वो लकीरें जो मेरे हाथ में नहीं है, मुझे वो लकीर देखनी है। आए कैसी लाइन है, क्या लाइन है, अमेजिंग, थैंक यू, है ना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वाह वाह, जहां रहिए, आबाद रहिए, जहानाबाद रहिए, अहमदाबाद रहिए, थैंक यू, बाय। एक 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 रात क्या है ये, एक रात की क्या बात है, मैं तो पूरी रात जागने, मैं पूरी जिंदगी जागने के लिए तैयार हूं। चले, पूरी जिंदगी जागने के लिए, कल तुम्हारा टेस्ट होगा और सोते 12 बजे हो तो टेस्ट के लिए जग नहीं पाते, पूरी जिंदगी जगेंगे, देख रहे हैं। चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सबसे लास्ट में होता है, सॉल्ट एनालिसिस सबसे लास्ट में होता है। कहां से पढ़ के आए हो, एकदम मंद बुद्धि हो क्या? कैसे बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, हमको तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है भाई। अरे दादा, प्यूरिफिकेशन सबसे लास्ट में होता है, बिकॉज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं सॉल्ट में। नहीं पढ़ा सकते अभी भाई, कुछ भी पढ़ा दे क्या, कहीं से भी स्टार्ट कर दे तुम्हारे लिए क्या? रेसिमिक मिक्सचर बताइए, हाँ आइए रेसिमिक मिक्सचर बताइए, रेसिमिक मिक्सचर बता देते हैं। देखो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, मैंने बोला था ना, इनएंशियोमर क्या होता है, तो एक कंपाउंड है, ये आपका एक कंपाउंड है, ये एनेंशियोमर है। क्यों सर, कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इनएंशियोमर की एक खास बात है कि वो एक सेकेंड मिरर इमेज में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, वो मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये इनएंशियोमर हो गया, ये भी इनएंशियोमर है, ये दोनों इनएंशियोमर है आपस में, ये दोनों को रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है। इन दोनों को बोल दिया जाए मिला के तो इसको रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। कंबाइंड बोथ ऑफ दीज आर नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। आई होप क्लियर है क्या? ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़े, बाय।